देखिए बेटे, आज का टॉपिक जो अपना वर्क पावर एनर्जी है। मुस्कान म्यूट कर लो बेटे। हाँ ठीक है। जब प्रॉब्लम आए तो आप बीच में अनम्यूट करके बोल देना मुझे, सर ये बताइए क्या बोला है आपने। वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान टॉपिक है बेटे, अगर आपको मैं एनटीएससी के हिसाब से बताना चाहूँ, जो हम अभी पढ़ाया है, जितना काम करवाया है, जो अपने अब यूटी में आएगा फाइनल एनटीएससी के लिए, तो वहां से मैक्सिमम जो चांस बनते हैं क्वेश्चंस आने के, दो क्वेश्चंस तो बन सकते हैं आपके रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से, और दो ही क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक से। मतलब रेजिस्टेंस का टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक, मोशन का टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक, ये चार टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ी, वहां से बहुत कम चांस है क्वेश्चंस आने के। ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का है, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। थ्रस्ट प्रेशर वाला जो टॉपिक है फ्लोटेशन का, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अगर एक एक क्वेश्चंस भी लेके चलते हो कि थ्रस्ट प्रेशर से एक क्वेश्चंस बनने के चांस है। ठीक है। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है, ग्रेविटेशन टॉपिक से आ भी सकता है, नहीं भी, बट चांस ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड और लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स से आपका 101% बनता है, लॉज ऑफ मोशन से। तो वर्क पावर एनर्जी देखिए बेटे, बेसिक चीजें अच्छे से समझो। वर्क डन होता क्या है, आप लोग बोलते हो सर एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा हमने लिखा क्यों, वो देखिए। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया एफ, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाकर, थीटा। तो हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। ये जो कंपोनेंट आया, ये आया बेटे एफ कोस थीटा। क्योंकि बॉडी आपकी इस साइड ही मूव करती है, तो इसको मोशन कौन सा कंपोनेंट फोर्स का प्रोवाइड करता है, वो कंपोनेंट है एफ कोस थीटा। तो बेटे वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास आ गया एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा। अब यहां से कहते हैं थीटा की वैल्यू ना वैसे कम हो, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, और थीटा की वैल्यू 90 के बराबर। बेटे थीटा लेस देन 90 क्या बोलते हैं, जल्दी से नाम बताना। थीटा लेस देन 90, वेरी गुड, जल्दी बोलो। थीटा लेस देन 90 कौन सा एंगल होता है? एक्यूट। वेरी गुड, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये 90। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो बेटे वो पॉजिटिव होती है वैल्यू। 0 से लेके 90 तक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 90 से ज्यादा होते ही नेगेटिव आता है, और थीटा बराबर 90 पे कितना बनता है, 0 बनता है। तो अपने पास वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब 0 आता है। तो दूसरा वे ये बोलते हैं बेटे, थीटा 0 से कम, सॉरी 90 से कम, मीनिंग एफ और डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स, ये रही डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, सेम का मतलब 0 डिग्री पैरेलल, जैसे आपने फोर्स इधर लगाया और बॉडी भी इधर मूव हुई है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल बन गया 0 डिग्री और cos 0 हुआ। आपने इस एंगल पे फोर्स लगाई, 90 से कम है, तो बेटे यहाँ भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्या है इसमें जो एग्जाम्पल पूछता है, वो केस ये हो सकता है बेटे, फोर्स दो टाइप का है। एक अप्लाइड फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बॉडी आपने ऊपर थ्रो की, वहां उस पे दो फोर्स लगे। एक तो आपने लगाया, आपने कहाँ लगाया, ऊपर, अपवर्ड, अप्लाइड फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी कहाँ एक्ट हुई, डाउनवर्ड। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग है। आपसे पूछा जाए, आपने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, ये इधर गई है, डिस्प्लेसमेंट इसकी कहाँ है, अपवर्ड, आपने फोर्स भी कहाँ लगाया, अपवर्ड। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाया, दोनों की डायरेक्शन सेम, वर्क डन पॉजिटिव। और आपसे बोले कि वर्क डन बताइए बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दोनों अपोजिट हो गए, एंगल 180 डिग्री बना, थीटा ग्रेटर देन 90, वहां पर नेगेटिव वर्क डन आ जाता है, आपका नेगेटिव बने।
अच्छा बेटे, पॉजिटिव वर्क डन आपको बता दिया, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन से कोई भी केस ऐसा आ जाए तो वर्क डन कितना बताओगे? पॉजिटिव, अपोजिट, नेगेटिव, और अगर 90 डिग्री के ऊपर एंगल अप्लाई हुआ है तो 0 डिग्री। जैसे कुली का केस है, कुली ने सामान रख रखा है बेटे, ठीक है, और वो ट्रेवल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जिस साइड चल रहा है वो क्या है? उसकी डिस्प्लेसमेंट। और वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। एंगल कितना बना? 90। अब आपको बोले सूटकेस लेके हम 10 मिनट के लिए खड़े हो गए, खड़े होने का मतलब वहीं की वहीं है, रेस्ट में है, तो वर्क डन कितना होगा? कितना होगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट इज 0, वहां डिस्प्लेसमेंट 0। अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव करती है, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कल में जब भी मूव करेगी वर्क डन आएगा 0। कोई बच्चा ये मत कहना सर्कल में मूव करती है तो वर्क डन 0 क्यों बना? क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं? क्योंकि बेटे उसने कहा ए से बी पॉइंट पर आई, तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? तो आंसर होगा नहीं। बट बेटे सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन निकालना चाहोगे, किसकी? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? जिधर उसकी डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? जिधर वो ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है, किसी भी टाइम स्ट्रिंग मान लीजिए रस्सी से बांध के मूव करवा रहे हैं और रस्सी आपकी टूट जाती है, तो आपका ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? आप बोलोगे सर टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट आ गया। पुलकित बेटे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जो प्रेजेंट है बच्चे उनके। तो ये टेंजेंट बेटे, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। टेंजेंट वर्ड मैंने बोला, टेंजेंट जाती है। और बेटे ये कौन है? सर्कल में मूव करे तो अंदर की तरफ कौन लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर एंगल ऑलवेज कितना बनेगा? 90 डिग्री बनता है। सर्कल के अंदर आपका वर्क डन पूछा जाए तो आंसर होगा 0। वर्क डन बाय द टेंशन। टेंशन किस में आती है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में मैंने फोर्स अंदर लगाया, टेंशन की बात करेगा तब भी अंदर आएगी। वर्क डन कितना बनेगा बेटे? 0। सर्कुलर पाथ में वर्क डन कितना बोलना? 0। अब देखिए क्वेश्चन आपका, अनम्यूट करके आंसर बता सकते हो बेटे? मोशन मींस इस बॉक्स को हम इधर मूव करवा रहे हैं, इस बॉक्स का नाम ए है, इस बॉक्स का नाम बी है, इसके ऊपर रखा हुआ है। ए और बी में ए का वर्कडन कैसा होगा और बी का वर्कडन कैसा होगा? बताइए बेटे, जिसको पता है अनम्यूट करके बोलिए शाबाश। ए का वर्कडन कैसा आएगा और बी का वर्कडन कैसा आएगा? चलो मैंने लिख दिया है, ए का वर्कडन नेगेटिव होगा, बी का वर्कडन पॉजिटिव होगा। कोई बच्चा बता सकता है कैसे होगा? नहीं बेटे, जब इस बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो सुनिए अच्छे से। अब वही चीज होगी पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने क्या बोला है? अगर मैं बोलता हूं वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। और अगर पूछा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे। बॉडी कहाँ गई? आगे। डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स पीछे, एंगल 180 डिग्री। वर्क डन कैसा आ गया बेटे? नेगेटिव। ये नहीं। अब आ जाते हैं ऊपर। सुनो बेटे, जब आपकी ये गाड़ी कहाँ चलेगी? आगे। तो ये बॉक्स कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं। जैसे अब मान लीजिए अचानक गाड़ी चली तो बॉक्स स्लिप होके कहाँ तक? पीछे। और अगर पीछे आएगा तो इस बॉडी में जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ मिलेगा? आगे। इस बी में फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इसके लिए बोल रहे हैं, मोशंस के लिए, मोशंस के लिए बोल रहे हो, इसके लिए, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन जो आता है इसमें सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम। सेम डायरेक्शन आई तो वर्क डन कैसा बोल देते हैं? पॉजिटिव। तो ए में कैसा आया? नेगेटिव। और बी में कैसा आता है बेटे? वर्क डन पॉजिटिव आता है, ए और बी दोनों का। अब जो ये वर्क डन बता रहे हैं बेटे, दो टाइप में मिलेगा, मतलब वर्क डन। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। कंजर्वेटिव कौन सा है बेटे? दैट फोर्स which depend upon the initial and final position।
जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए h हाइट है, हमें इस A पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है, तो हम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं h। जो वर्क डन हुआ अपने पास वो कितना आया mgh। ठीक है, ये मान लीजिए बिजली का पोल है, अपने घर के पास जो बिजली का पोल होता है इलेक्ट्रिक पोल, उसके ऊपर जाना है। तो बेटा इसके जाने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, दूसरा हम कैसे जा सकते हैं, अपने घर के अंदर स्टेयर्स होते हैं उसके थ्रू चले जाएं। एक कोई अदर मेथड, बेटे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की हाइट क्या है h। कितने भी मेथड यूज कीजिए, आपको अगर बी पॉइंट पर पहुंचना है ग्राउंड से h हाइट मानते हुए, तो हर केस में वर्क डन कितना आएगा mgh। कब आएगा वो वर्क डन, जब वहां पर फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो वर्क डन कभी भी mgh नहीं आएगा। तो आप क्या बोलते हो, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है कि दैट फोर्स विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। मैंने कहा डायरेक्ट जाइए, घर के अंदर स्टीयर से चले जाइए और अदर वे यूज कीजिए, हर एवरी केस में आपका वर्क डन कितना आएगा mg। अगर डिफरेंट आता है, अलग आएगा, तो उसका नाम होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो डिपेंड करेगा इनिशियल फाइनल के ऊपर नहीं, दे विल डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ के ऊपर अगर डिपेंड कर रहे हैं तो वो कौन सा बोला जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात करते हैं एग्जांपल की, नॉन कंजर्वेटिव बनाएगा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। पानी में विस्कस आता है और वैसे हम बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन की बात करें तो बेटे W नहीं आता, वो कितना बच जाता है 2W बनता है। और अगर सेम केस हम यहाँ पर अप्लाई कर दे, जैसे मैं A पॉइंट पर गया और वापिस A के ऊपर आ गया, तो वर्क डन कितना बना, तो आपका आंसर होगा सर 0। ठीक है, गए +W वापिस आया -W, हो गया 0। बट अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो जाने का भी W आने का भी W, अपोजिट डायरेक्शन माइनस माइनस प्लस बनाता है 2W। नहीं समझे तो समझिए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, आप टायर मान लीजिए पेट्रोल, आप गए तब टायर नीचे से घिसे बेटे, ठीक है, रिड्यूस हुए, वापिस आए तो दोबारा से रिड्यूस हुए टायर, या वापिस से दोबारा आगे टायर आपके, नहीं गए तब भी आपने वर्क डन किया, वापिस आए तब भी वर्क डन किया। तो नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है उसमें वर्क डन कितना हो जाता है 2W बनता है, 2W आएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, आपने उसको सोल्व किया, W अगर 0 बन गया, वर्क डन 0 आ गया, तो आप बोल सकते हो कंजर्वेटिव, और अगर नहीं आया तो क्या बोलोगे, नॉन। क्वेश्चन जो बन सकता है पहले वो बताता हूं आपको, आया हुआ क्वेश्चन है वो सुनिए, स्टेटमेंट सुनो पहले, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically downward। ऐसे बोला, ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये चैन है, ऐसे मान लीजिए, नीचे सस्पेंडेड, टोटल चैन की लेंथ है L, तो टोटल का वेट मान लेता हूं mg। आपके पास जो चैन है, टोटल चैन उसकी लेंथ है L, तो वेट मान लिया उसका कितना है mg, मास m, ग्रेविटी होगी g। अच्छा, इज लाइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटे ये कितनी लटकी हुई है, 1/3 का मतलब L/3। ठीक है भाई, अच्छा, ओवर द एज, एज के ओवर से ऑफ द टेबल, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। ये कह रहे इस पार्ट को पुल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का नाम बताना है, क्या वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का काम कौन करता है, ये रहा mg। कितना पार्ट नीचे है L/3, तो बेटे इसका वेट, वेट कितना बन जाएगा L/3 पार्ट का mg/3, जो किसका काम करेगा, फोर्स का। सुनो बेटे दोबारा से, नीचे जो लटकी हुई, क्योंकि उसका जो वेट होगा, वेट पुल करेंगे तो वेट ही वर्क करेगा, और वेट कितना है पूरी का mg,
नीचे सस्पेंड है L/3, तो नीचे वाली का वेट कितना हो गया mg/3। तो बेटे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमें इसको पुल करने के लिए mg/3। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब ये वर्ड अच्छे से सुनना, डिस्प्लेसमेंट वर्ड हम कैसे यूज करते हैं। जो हैंगिंग बॉडी होती है, हैंगिंग पार्ट होता है, उसकी लेंथ हम कभी भी टोटल नहीं, हम जो लेंथ मानते हैं वो कहां से मानते हैं कि इस बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, और वहां पर ग्रेविटी एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि क्या बोला है बेटे हमने, जो हैंगिंग पार्ट आपको नजर आया इसका टोटल वेट कहां पर एक्ट कर रहा है, टोटल वेट एक्ट नीचे नहीं करता। ये अगर यूनिफॉर्म एक जैसी है, यूनिफॉर्म मींस एक जैसी, तो उसका जो वेट है वो ऑलवेज बिल्कुल बीच में लाई करता है। जैसे नोटबुक को आप ऐसे सस्पेंड करवा देते हो, क्या है इस पॉइंट पर, मेरी उंगली के ऊपर, इस पॉइंट पर इस पूरी नोटबुक का वेट कंसंट्रेट कर रहा है, इसलिए वो एयर में रह सकती है। इसका मतलब इस पूरी रोड का जो वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी वो इस पॉइंट पर बीच में। टोटल लेंथ कितनी थी L/3, तो मतलब ये जो पॉइंट आएगा कितना है ऊपर से नीचे, L/½ कर देना डायरेक्ट, तो कितना बन गया L/6। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो L/3 ऊपर नहीं जाएगी, वो कितनी लेके चलोगे L/6। फोर्स कितना था mg/3 इंटू L/6, आंसर ये आएगा mg/L/18। ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कौन से, एनटीएससी का, अपने आरपीएस का नहीं, वैसे एनटीएससी, सेम इसी के ऊपर देखिए। बेटा लास्ट ईयर नहीं, उससे पिछले साल का सेकंड फेज का है। ए रोड ऑफ लेंथ L, मास M, फिक्स एट वन एंड, ये बोला है। एक एंड से फिक्स कर दी, यहां पर एक एंड फिक्स है। लेंथ कितनी बताई बेटे L, ठीक है, मास M is hanging vertical, the other end is now raised so that the road makes an angle। इस रोड को पकड़ के बेटे नीचे से ऐसे ले गया, जैसे पेन था ये फिक्स कर दिया, इसको ऐसे मूव करवाया, दिखाई दिया, ऐसे मूव कर, तो ये रोड आपकी यहां पहुंच। क्या बोला इसने, the other end is now fixed so that the road makes an angle 30 डिग्री with horizontal line। बेटे horizontal line ये, इससे कितना एंगल बना लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, आगे बोला द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। बेटे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर याद करो फोर्स का काम कौन करेगा, mg। अब पूरी लेंथ लेके गए कि हाफ, आप बोलोगे सर पूरी लेंथ, और इसने इसका मास बताया m, तो फोर्स का काम किसने किया, mg। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी आपको समझाई मैंने, इसकी पूरी लेंथ L है, तो ये कितनी होगी L/2। कितनी बनी बेटे L/2, मतलब हाफ कर दी। क्यों हाफ की, क्योंकि हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, ये लाई कर रही है। मीनिंग इसकी टोटल लेंथ L नहीं, अब कितनी होगी L/2। बट अगर रोड यही होती तो मैं लेंथ यूज कर देता L/2, बट रोड कहाँ है, अब रोड यहां से यहां शिफ्ट होगी। अब सुनो बेटे, ये रोड है जिसकी लंबाई L/2 है, ये रही L। ऊपर एंगल बना 30 डिग्री, ऊपर एंगल कितना बना 30 डिग्री, तो ऊपर 30 बनेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे L/2 cos 30, क्या बनेगा, और नीचे वाला एंगल क्या बनेगा L/2 sin 30। जो L/2 लेंथ है वो भी नहीं लेनी, अब आप वैल्यू क्या यूज करोगे L/2 sin 30। नीचे से ऊपर गई है तो कितनी L/2 sin 30। अब sin 30 कितना होता है बेटे, आप बोलोगे सर 1/2, sin 30 होता है 1/2, और 1/2 यूज करूंगा तो 1 L/2 कितना बन गया बेटे, डिस्प्लेसमेंट का काम कितना हो गया L/2 L/4। तो वर्क डन कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर आएगा बेटे mg/L/4। क्लियर हो गया बेटे, कि लेंथ आप कहां से मेजर करोगे, कि उस पॉइंट से मेजर करेंगे जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वहां से हम उस लेंथ को मेजर करें।
इसके बाद देखिए बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी पता है ड्यू टू द मोशन, मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी आती है। अगर बॉडी में वेलोसिटी है, स्पीड है, मोशन है, मोशन होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको 101%। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है बेटे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से थ्योरम बनती है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑलवेज इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। पहला आपका बताया था मैंने, ये ट्रक है और ये कार है। एक ट्रक है एक कार है, दोनों मोशंस में, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। दोनों का इंजन एक साथ बंद करे, चाबी होती है, इंजन बंद कर दिया तो कौन सी गाड़ी पहले रुकेगी। दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रक है एक कार है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और रोकने के लिए जो ब्रेक लगाए दैट इज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स भी दोनों का क्या है, सेम है। देखिए आपने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पर वर्क डन को हम ये लिख दे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसने कहा दोनों केस के लिए काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। अगर ये सेम है तो बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा। उसने क्या कहा, ब्रेक जो लगाए, ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डिंग फोर्स, वो भी बोले सेम। रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है तो बेटे जरूरी क्या है, एस भी क्या होगा, सेम। कब, जब रिटार्डिंग फोर्स सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों की क्या मिलेगी, सेम। इसका मतलब ट्रक और कार दोनों जो रुकेंगे, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे वो दोनों की क्या मिलेगी, सेकंड। हमने पहला जो क्वेश्चन बोला जिसके अंदर क्या कहा, इंजन बंद कर दिया, इंजन बंद करने का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी से, इंजन बंद करने का मतलब वो गाड़ी पहले रुकेगी जिसके अंदर कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा किसका होगा बेटे, एफ की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एक सेकंड, हाँ, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी। फोर्स किसका ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, वेट के कारण। वेट ज्यादा किसका है, ट्रक का। अगर ट्रक का वेट ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम किसकी होगी बेटे, ट्रक की डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। ट्रक पहले रुकेगा, कार बाद में रुकेगी, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का कोई क्वेश्चन दे दे और वर्क डन बोले पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, देखो बेटे यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू, अगर स्पीड इंक्रीज हो तो वी ज्यादा है, वैल्यू पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। अगर स्पीड कम हो रही है, कम होने को मतलब यू ज्यादा वी कम, आंसर कैसा आएगा, नहीं। आपसे बोले वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी देके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा डिक्रीज और इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो वर्क डन पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज वर्क डन नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। यहीं से बेटे जो क्वेश्चन आपका आता है, पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा क्या पूछता है वो बताता हूँ, चलो यहीं से बोल देता हूँ। दो बॉडी है, दो बॉडी, एक लाइट और एक हैवी। ये आपको नजर आ रही है हैवी बॉडी, ये आपको नजर आई लाइट बॉडी। टू बॉडीज, वन इज लाइटर और अनदर इज हैवी, ठीक है। बोथ आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी ना, बोथ आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। बेटे म्यूट कीजिए, कौन अनम्यूट है ये, आई थिंक पुष्पेंद्र आया अभी, पुष्पेंद्र म्यूट कीजिए बेटे। एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी, आपसे ये पूछा जाएगा किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। सुनना ढंग से, या तो काइनेटिक एनर्जी सेम बोलेगा या मोमेंटम।
काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहा है तो मोमेंटम पूछेगा, मोमेंटम सेम पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। तो आपको नजर आना चाहिए, अगर काइनेटिक एनर्जी को सेम बोल रहे हैं तो बेटा यहाँ उठा के ले आओ ना मास। मास डायरेक्टली किसके है, मोमेंटम के, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। मतलब मास ज्यादा किसका, हैवी बॉडी का, तो हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा। और अगर मोमेंटम सेम बोलता है काइनेटिक एनर्जी, अब क्या है, इनवर्स, जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ इनवर्सली मास से, जब मोमेंटम सेम हो, और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम क्या होगा, मास के डायरेक्टली। सिंपल सा है, अपने आराम से कर। इसका क्वेश्चन जो आता है 100% वो देखो क्या। सभी बच्चे फॉर्मूला लर्न करना, पहले भी लिखवाया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर परसेंटेज पूछ ली जाए 10%, क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो बताओ मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन मोमेंटम ना कि डिक्रीज। तो क्या फॉर्मूला होगा, अंडर द रूट n प्लस 100, n प्लस 100 बाई 100 माइनस 1 और गुणा में 100। 100 किसका है, परसेंटेज का। ये कौन आ गया, इंक्रीज इन मोमेंटम। n प्लस 100 बाई 100 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 100 किसका फॉर्मूला है। जब आपसे पूछा जाता है इंक्रीज इन मोमेंटम, बताइए कि मोमेंटम कितना इंक्रीज। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है ये उन किस्म की। मुस्कान डागर, मुस्कान बेटे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, पूछो। मुस्कान प्रॉब्लम नहीं है तो बेटे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुस्कान म्यूट कर लीजिए बेटे, हाँ ठीक है। अगर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछता है कि इंक्रीज इन मोमेंटम, अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सेम यही फॉर्मूला, बस इसका क्या कर देना, अंडर रूट नहीं, इसका स्क्वायर करना -1 और इनटू में। ये परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम का है, ये परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ। अब जैसे एक बताता हूँ क्वेश्चन आपका, ये कहता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 10%, मोमेंटम इंक्रीज कर दिया 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, परसेंटेज इंक्रीज ही, मोमेंटम 10% वो n होता है, n 10 किया तो देखो 10 प्लस 100 बटे 100 इसका स्क्वायर -1 और गुणा। बेटे ये आ गया 110 बटे 100, 110 का मतलब 11 बटे 10 और इसका स्क्वायर -1, 11 बटे 10 का स्क्वायर इंटू 100 भी है, ये हो गया 121 बाई 100 -1, एलसीएम ले लेता हूँ इंटू 100 इंटू में ये परसेंटेज का 100, ये इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया 20 बाई 100 इंटू में 100 21% आ गया। पहले भी किया हो तो आप, ये परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, इतना आंसर आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसका बेटे, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, तो डिक्रीज का होता है, तो देखिए मैंने मोमेंटम बोला है, ये आपको स्पेशल बताया परसेंटेज इंक्रीज का है। और अगर ये बोले जैसे क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज बाय 90%, काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज कर दी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, तो बेटे यहाँ माइनस। अब n माइनस वो नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 माइनस है, मतलब 100 माइनस 19 बाई 100 -1 अंडर दी रूट है, अंडर दी रूट है और इनटू में 100, परसेंटेज का 100 बाद में लगाता हूँ। देखो 100 में से 19 गया बेटे 81 बचेगा, 81 81 बाई 100 अंडर दी रूट -1, 81 बाई 100 को 9 बाई 10 लिख सकते हैं, 9 बाई 10 -1। बोलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हो, कौन सा बेटे,
सर ये जो आपने मिटा के करवाया है ये। मिटा के है। हाँ बेटे, वो पहले था इंक्रीज इन मोमेंटम, अब मैं बता, वो काइनेटिक एनर्जी निकलवाई थी। अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दे, मोमेंटम कितना डिक्रीज होगा। पहले में हमने कहा था मोमेंटम इंक्रीज किया था, जो फॉर्मूला जो आपको लिखवा रखे थे। अब मैं अपोजिट बता रहा हूँ, इंक्रीज इन मोमेंटम नहीं, अब मैं बता रहा हूँ डिक्रीज इन मोमेंटम पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। इंक्रीज में प्लस था, अब डिक्रीज मैंने प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो बेटे, 9/10 -1, अगर आप अब देखोगे आगे, क्या बेटे 9/10 -1 तो ये हो गया बेटे -1/10 इंटू में 100, तो ये कैंसिल, -10 आ गया। ये माइनस सिंबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज इन मोमेंटम, तो 10% आएगा। ये फॉर्मूले दोनों अच्छे से लर्न करना, इंक्रीज वाले। बेटे एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, पेपर आपका 11 बजे ना लेके हम बाद में लेंगे। शाम को 4 बजे क्लास होती है आपकी, मैं आई थिंक 3 बजे टेस्ट लूंगा, 3 बजे भेजूंगा टेस्ट, 3 से 4। क्यों बेटे, क्योंकि अभी मैं आपको ये सारे नोट्स भेजता हूँ पीडीएफ फॉर्म, जो भी आपके पास अगर पहले की है तो ठीक है, अदरवाइज मैं दोबारा भेजता हूँ। वो पहले आप सारी पढ़िए पीडीएफ फॉर्म, वहीं से आपका पेपर मिलेगा, कंप्लीट पेपर वहीं से मिलेगा। ठीक है, देखो इसके बाद अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करें, कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस आती है, तो बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन अप्लाई करें स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। अभी बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस के ऊपर जाकर आपकी गाड़ी स्टॉप होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस की एक्स, तो एक्स आएगी बेटे हाफ एम वी स्क्वायर बाई एफ। ये रिटार्डिंग फोर्स है, गाड़ी का मास है, उस गाड़ी की वेलोसिटी है। ठीक है, कितनी दूर जाकर रुकेगी आपकी गाड़ी, तो ये अपने पास एक्स। या गाड़ी मोशन में चल के आ रही है, रास्ते में स्टॉप होगी, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, वेलोसिटी एक ही आनी है। ठीक है, ब्रेक लगाए, रिटार्डिंग फोर्स, गाड़ी का मास, कितनी दूर जाकर आपकी गाड़ी स्टॉप होगी,